हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया से। आज मैं रेडियो एवं रंगीन टेलीविज़न तकनीक से आपको स्वरमापी या सोनोमीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक खोखला बॉक्स होता है। क्या है? एक खोखला बॉक्स है। इसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर है। और इसमें जिसे नादपट, इसको क्या कहते हैं? नादपट या साउंड बोर्ड कहते हैं। इसमें एक सिरे पर एक खूंटी लगी होती है। खूंटी से बंधे हुए तार, क्या है? इसमें एक खूंटी लगी होती है और जिसमें तार बंधा होता है। तार बंधा जाता है और नादपट से दूसरे सिरे पर एक घिरनी लगी होती है। क्या है? एक घिरनी देख रहे हैं ना, गोल सा छोटी सी है। एक घिरनी लगी रहती है और खूंटी से बंधे हुए तार को घिरनी से होकर गुजार कर उसके दूसरे सिरे से एक हैंगर, ये देख रहे हैं ना, एक हैंगर बांध देते हैं। इस हैंगर पर भार रखकर हम तार पर वांछित तनाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तनाव लगाते हैं। फिर एक बाद बॉक्स के ऊपरी सतह पर लकड़ी के 2 गुटके, ये देख रहे हैं ना, ये बॉक्स के ऊपरी सतह पर ये लकड़ी के 2 गुटके, जिनके ऊपर धातु की पत्ती लगी होती है। क्या लगी होती है? धातु की पत्ती लगी होती है, रखे रहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। क्या कहेंगे? सेतु कहेंगे। इनमें एक सेतु को स्थिर रखा जाता है, किसी एक को स्थिर रखकर, और दूसरे सेतु को आगे पीछे चलाया जाता है। और आवश्यकता अनुसार कब तक चलाते रहते हैं? जब तक कि बॉक्स में से हमें तेज ध्वनि न सुनाई दे। क्या है? तब तक चलाते रहते हैं एक सेतु को, जब तक कि बॉक्स के अंदर से हमें तेज ध्वनि न सुनाई दे। तो अब क्या है कि बॉक्स में कुछ छेद भी होते हैं। देख रहे हैं ना, ये 2 छेद है। कुछ छेद भी होते हैं, तो जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर की वायु का संबंध वायुमंडल या बाहरी वायुमंडल से इसका संबंध बना रहता है। तो अब क्या करते हैं कि एक कंपन करता हुआ स्वरित्र तार के पास रखते हैं। क्या करते हैं? एक कंपन करता हुआ स्वरित्र इस तार के पास, जो देख रहे हैं ये ऊपर से गुजर रहा, इस तार के पास रखा जाता है। तो तार में क्या होता है? उस कंपन से प्रणोदित दोलन उत्पन्न हो जाता है। प्रणोदित दोलन उत्पन्न हो जाता है तथा ये दोलन सेतुओं के द्वारा बॉक्स के ऊपरी तल पर, है ना, सेतुओं के द्वारा बॉक्स के ऊपरी तल पर तथा साथ ही बॉक्स के भीतर की वायु में पहुंच जाते हैं। जो हम बाहरी स्वरित्र से तार के पास दोलन उत्पन्न कराते हैं, वो क्या होता है? बॉक्स की सहायता से बॉक्स के अंदर की वायु में पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार बॉक्स के अंदर व बाहर की वायु भी कंपन करने लगती है। समझ ना? मतलब कि जब कंपन करता है, जब तार बॉक्स के ऊपर का, तो उसके भीतर की वायु भी कंपन करने लगती है। तो जब बाहरी कंपन और भीतरी कंपन जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हमें एक प्रकार की तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो इस समय क्या करते हैं? अब सेतुओं द्वारा कंपित तार की लंबाई, अब क्या करते हैं? तार की लंबाई को बदलकर
फिर से तार की आवृत्ति को कंपित स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर कर लेते हैं। अब उस क्या करते हैं कि जब कंपन करने लगता है तार स्वरित्र के कारण, तो एक सेतु को हम क्या करते हैं आगे पीछे कर करके और क्या करते हैं कंपित स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर कर लेते हैं। जब कंपित स्वरित्र की आवृत्ति और तार की आवृत्ति बराबर हो जाती है तो हमें तीव्र ध्वनि सुनाई देने लगती है। क्या होती है? तीव्र ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस स्थिति को अनुनाद क्या कहते हैं? अनुनाद या सुरैक्य कहते हैं। ठीक है ना। और सुरैक्य की स्थिति में नादपट साउंड बोर्ड या साउंड बोर्ड के किनारे पर लगे पैमाने की सहायता से कंपित तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। समझ आया ना? कंपित तार की लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं। ये जो है देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये तो आपका हो गया साउंड बोर्ड या सोनोमीटर के बारे में। अब इसका सिद्धांत क्या है? ठीक है ना। सिद्धांत देखिए, स्वरमापी तनी हुई डोरी के कंपनों के सिद्धांत पर आधारित है। स्वरमापी तनी हुई डोरी के कंपनों के सिद्धांत पर आधारित है। इससे अनुनाद या सुरैक्य प्राप्त करके ही तार की लंबाई ज्ञात की जाती है। समझा ना? इस प्रकार स्वरमापी तनी हुई डोरी के कंपनों तथा अनुनाद के कंपनों के संयुक्त सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? स्वरमापी की तनी हुई डोरी के कंपनों तथा अनुनाद कंपनों के संयुक्त सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या करते हैं, यदि दोनों सेतुओं के बीच से तार को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर खींचकर छोड़ देते हैं तो तार अपनी मूल स्वाभाविक आवृत्ति स्मॉल n से कंपन करने लगता है। इन दोनों सेतुओं देख रहे हैं ना, ये सेतुओं के बीच के तार को अगर हम पकड़ करके और बीच वाले तार को बीच से अगर हम खींच करके छोड़ देते हैं तो ये क्या करने लगते हैं? अपने मूल स्वाभाविक आवृत्ति स्मॉल n से कंपन करने लगते हैं, जिसका सूत्र क्या है? स्मॉल n इक्वल टू 1/2 स्मॉल l अंडर रूट या करड़ी में कैपिटल M स्मॉल g बटा में पाई स्मॉल r का स्क्वायर और रो है। p जैसा है ना, उसको रो कहते हैं। ठीक है ना। फिर से सूत्र सुनिए, स्मॉल n इक्वल टू 1/2 स्मॉल l करड़ी में कैपिटल M स्मॉल g बटा में पाई r स्क्वायर रो है। अब इनका देखिए प्रत्येक का मान क्या है। जहाँ पर स्मॉल n कंपित तार की आवृत्ति है, क्या है? स्मॉल n कंपित तार की आवृत्ति। स्मॉल l क्या है? कंपित तार की लंबाई। दोनों सेतुओं के बीच ध्यान दीजिएगा, दोनों सेतुओं के बीच स्मॉल l तार की लंबाई है। फिर कैपिटल M तार पर लटकाया गया द्रव्यमान है, भार है। ठीक है ना। कैपिटल M क्या है? तार पर लटका हुआ जो हुक में बांध करके भार लटका है इतना बड़ा, वो क्या है कि ये यम द्रव्यमान इसको कहते हैं। ये वाला देखिए, ये जो लटका है ना, इसी को भार कहते हैं, बाट या भार। ठीक है ना। तो कैपिटल M क्या है? तार पर लटकाया गया द्रव्यमान है। स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण है, गुरुत्वीय जनित त्वरण है। और स्मॉल r क्या है? तार की त्रिज्या है। स्मॉल r क्या है?
तार की त्रिज्या, और P जैसा जो आकार बना है रो उसको कहते हैं। रो क्या है? तार के पदार्थ का घनत्व है, तार के पदार्थ का घनत्व। और पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है ना? ये मान है। ये सब मान हम रख करके और किसी स्वरित्र की आवृत्ति हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद। आज का इतना ही।